मेरा नाम नीलम है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आती हूँ, जहाँ आज भी लड़कियों की ज़िंदगी का फैसला उनके पैदा होते ही कर दिया जाता है। वहाँ माना जाता है कि पढ़ाई लिखाई लड़कों के लिए है और लड़कियों को तो बस घर संभालना और समय पर ससुराल जाना चाहिए। मेरे माता पिता मजदूरी करके घर चलाते थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। गरीबी थी, संघर्ष था, पर सपने भी थे, बड़े बड़े सपने। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं पढूं, आगे बढ़ूं और पुलिस अधिकारी बनूं, पर किस्मत ने मेरी किताबें जल्द ही छीन ली। 18 साल की होते ही मेरी शादी हो गई। सपना देखते देखते अचानक सब कुछ बदल गया। जब मैं अपने पति रघु के घर पहुंची तो मन में बस यही डर था कि कहीं मेरी जिंदगी भी हर दूसरी गांव की लड़की की तरह चूल्हा चौखा तक न सीमित रहे। पर मुझे हैरानी हुई जब रघु ने मुझे प्यार और इज्जत दी। वह दिन भर ऑटो चलाकर घर का खर्च चलाते, फिर भी मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने की पूरी कोशिश करते रहे। मैं भी उनसे नाराज नहीं थी, मगर दिल के कोने में अब भी किताबों की खुशबू बसती थी। अक्सर रात को मैं अपनी पुरानी किताबें खोल कर बैठ जाती। जब रघु ये देखते तो पूछते, तुम इतना पढ़ने में क्यों खो जाती हो, मुझसे बातें क्यों नहीं करती। उनके सवालों ने मेरे भीतर दबा दर्द छू लिया था। पहली बार मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने रघु को अपना पुराना सपना बताया, यूपीएससी पुलिस अधिकारी बनने की तमन्ना, जो समाज ने मुझसे छीन ली थी। शायद उस रात भगवान ने मेरी आवाज़ सुन ली थी। रघु ने मेरा हाथ थामा और कहा, नीलम तुम चिंता मत करो, पैसा मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। उस एक वाक्य ने मुझे जीने का मकसद दे दिया था। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। घर का खर्च मुश्किल से चलता था, पर रघु ने कभी मुझे बोझ नहीं बनने दिया। वह दिन भर मेहनत करता और रात को मेरे साथ किताबें खोलकर बैठ जाता। कई साल बीत गए। नींद कम, मेहनत ज़्यादा, सपना बड़ा। आखिरकार वह दिन आया जब मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी। दिल में डर था कि अगर मैं असफल हुई तो मेरी सालों की मेहनत और रघु की कमाई यूं ही बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी और शायद उसी का फल मिला। एक दिन मैं बरामदे में बैठी नोट्स देख रही थी कि रघु भागते हुए आया। आंखों में चमक, गहरे चेहरे पर आंसू और होठों पर मुस्कान। नीलम, तुम पास हो गई हो, इंटरव्यू के लिए नाम आया है तुम्हारा। मेरी दुनिया जैसे थम गई थी। मैं खुशी से रो पड़ी। पूरा गांव मिठाई खा रहा था। लोग मेरी तारीफें कर रहे थे। मैं उन लड़कियों की मिसाल बन गई जिन्हें पढ़ने ही नहीं दिया जाता। फिर इंटरव्यू हुआ और मैंने सफलता हासिल कर ली। मैं पुलिस अधिकारी बन गई थी। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मेरी सैलरी अच्छी थी, मेरा नाम रुतबा था। रघु घर के कामों में हाथ भी बटाता, मेरा हौसला भी। पर शायद यही मोड़ था जहाँ मेरे भीतर घमंड पनपने लगा। मैं कमाने लगी, बड़ा पद मिल गया। मैं रघु को छोटे काम करते देख हीन भावना मेरे घिर गई। एक दिन मुझे लगा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी अधिकारी हूँ और मेरा पति एक मामूली सा ऑटो चालक है। क्या मैं ऐसे इंसान के साथ खुश रह पाऊंगी। सपने पूरे हो चुके थे, पर अब इंसानियत मुझसे दूर होती जा रही थी। और एक दिन गुस्से में और अहंकार में मैंने वह फैसला ले लिया जिसका पछतावा आज भी मेरे दिल में चुभता है। मैंने रघु को तलाक दे दिया। वह मेरे पैरों में गिर कर रोता रहा, मुझे मत छोड़ो नीलम, मैं तुम्हारे बिना टूट जाऊंगा। लेकिन मेरी आंखों में अहंकार का पर्दा था। मैं चली आई। 6 साल बीत गए। अब मैं बड़ी ऑफिसर थी, खूबसूरत, आत्मनिर्भर, मजबूत, पर शायद अंदर से खोखली। माता पिता भी मुझसे नाराज थे क्योंकि मैंने रघु से अलग होकर उनका दिल दुखाया था। एक दिन मुझे एमएलए की सुरक्षा के लिए भेजा गया। मैं बंगले पर पहुंची और सुरक्षा की स्थिति पर नजर डाल रही थी कि तभी सामने खड़े व्यक्ति पर मेरी निगाह पड़ी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। क्योंकि दिल्ली की तंग और धूल भरी गलियों में जहाँ शोर कभी थमता नहीं था, वहाँ रघु रहता था। वह एक साधारण ऑटो ड्राइवर था। उसकी दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू होती, ऑटो को चमकाना और फिर दिन भर सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना। उसकी कमाई भले ही कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रघु की दुनिया में उम्मीद की एक किरण थी कि उसकी पत्नी नीलम, उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। नीलम 12वीं पास थी और बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी। उसका सपना था कि वह एक दिन पुलिस अधिकारी बने। रघु ने तब से ठान लिया था कि वह नीलम का सपना हर हाल में पूरा करेगा। अगले दिन से रघु की जिंदगी बदल गई। वह अब दिन में 12 से 13 घंटे ऑटो चलाने लगा। सुबह 4 बजे से घर निकलता और रात को 11 बजे लौटता। उसने अपनी छोटी मोटी बचत जोड़कर नीलम के लिए किताबें खरीदी और यूपीएससी की तैयारी के लिए उसे प्रेरित किया। रघु की जिद और प्यार के आगे नीलम मान गई और उसने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। रघु ने कोचिंग सेंटर का पता किया, लेकिन वहाँ की फीस सुनकर उसके होश उड़ गए थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव की वह पुश्तैनी जमीन बेच दी जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। जब नीलम ने इसका विरोध किया तो रघु ने मुस्कुराते हुए कहा कि पगली, ये जमीन तो बस मिट्टी की है, लेकिन तेरा सपना सोना है। नीलम की आंखें भर आई। उसने रघु को गले लगाकर वादा किया कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी।
रघु का संघर्ष यही नहीं रुका। उसने अपने खाने पीने में कटौती कर दी। वह दिन में सिर्फ एक वक्त खाना खाता ताकि बचा हुआ पैसा नीलम की पढ़ाई में लगा सके। उसका शरीर कमजोर होता गया, गाल पिचक गए, लेकिन उसकी आंखों में नीलम की सफलता की चमक थी। 2 साल की कड़ी तपस्या के बाद नीलम ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। रघु की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, लेकिन असली इम्तिहान अभी भी बाकी था, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। इसके लिए और पैसों की जरूरत थी। रघु ने कठोर फैसला लिया। उसने अपनी रोजी रोटी का जरिया अपना खुद का ऑटो बेच दिया। उसने सोचा कि जब नीलम अफसर बन जाएगी तब तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। ऑटो बेचकर उसने नीलम को दिल्ली के एक नामी कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवा दिया और खुद किराए का ऑटो चलाने लगा। अब उसकी आमदनी और कम हो गई थी, लेकिन हौसला बुलंद था। उधर नीलम पढ़ाई में पूरी तरह डूब चुकी थी। रघु उसे देखने का वक्त भी कम मिलता था। जब वह देर रात कोचिंग से लौटती तो रघु चुपचाप उसे खाना परोसता। नीलम थकान में बस मुस्कुरा देती। बातें अब बहुत कम होती थी। रघु खुद को समझाता कि वो मेहनत कर रही है, ये तो अच्छी बात है। 3 साल बाद वह दिन आया जिसका दोनों को इंतजार था। रिजल्ट आया और नीलम ने न केवल परीक्षा पास की बल्कि वह आईपीएस चुनी गई थी। रघु की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसने गर्व से कहा, मेरी नीलम, तूने कर दिखाया। नीलम ने उसे गले तो लगाया, लेकिन उस आलिंगन से पहले जैसे गर्माहट नहीं थी। उसकी मुस्कान में अजीब सी ठंडक थी। ट्रेनिंग के लिए वह मसूरी चली गई। रघु अब दिल्ली में अकेला रह गया। वह किराए का ऑटो चलाता और नीलम के लिए फ़ोन का इंतजार करता। धीरे धीरे नीलम के फ़ोन आने कम हो गए। वह हमेशा अपनी व्यवस्था का बहाना बनाती। रघु सोचता, नई जिंदगी है, समय तो लगेगा ही। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब नीलम एसपी बनकर दिल्ली लौटी तो वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी वर्दी, उसका चाल चलन, उसका रुतबा, सब कुछ नया था। रघु ने उसे देखकर कहा, नीलम, तू तो अब बिल्कुल रानी लग रही है। नीलम ने फीकी मुस्कान दी और कहा, रघु, अब मेरी दुनिया बदल गई है। कुछ महीनों बाद नीलम ने रघु को एक दिन अपने सरकारी आवास पर बुलाया। रघु बड़े उत्साह से गया, लेकिन वहां उसके हाथ में कुछ कागज थमा दिए गए, तलाक के कागज। नीलम ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, रघु, अब हम दोनों की दुनिया अलग है। मैं एक एसपी हूँ। मेरा स्टेटस, मेरा समाज सब अलग है। तुम एक ऑटो ड्राइवर हो। तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज कांप उठी। नीलम, मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ खो दिया, मेरा ऑटो, मेरा जमीन, मेरी सेहत, मेरी जवानी, सब कुछ, और तू आज ये कह रही है। नीलम ने अपनी नजरें फेर ली और कठोरता से कहा, मैंने तुमसे ये सब कभी मांगा नहीं था। वह सब तुमने अपनी मर्जी से किया। ये तुम्हारा फैसला था, मेरा नहीं। रघु का दिल उस पल कांच की तरह टूट गया। उसने एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप कांपते हाथों से कागजात पर दस्तखत किए और बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो रोया नहीं। वह बस अपनी टूटी फूटी जिंदगी को समेटने की कोशिश करने लगा। रघु अब एक छोटे से कमरे में सिमट कर रह गया था। उसने फिर से ऑटो चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसकी आंखों में वह पहले वाली चमक नहीं थी। गली मोहल्ले के लोग उसकी कहानी जानते थे। कुछ लोग उसे देखकर ताने मारते तो कुछ तरस खाकर सहानुभूति जताते, लेकिन रघु खामोश रहता। उसका शरीर तो ऑटो चला रहा था, लेकिन उसकी रूह कहीं और थी। एक दिन जब वो ऑटो चला रहा था, पिछली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग ने आईने में उसकी उदासी आंखें देखी। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतना गुमगुम और उदास क्यों रहते हो? रघु ने फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, क्या बताऊं बाबा, जिंदगी ने कुछ ऐसे सबक सिखाए हैं कि अब हंसना ही भूल गया हूँ। बुजुर्ग ने उतरते वक्त उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, जो हो गया है वह गया। पीछे देखने से रास्ते नहीं दिखते, आगे देखो, शायद जिंदगी तुमसे कुछ बड़ा चाहती है। उस रात रघु सो नहीं पाया। बुजुर्ग की बात उसके कानों में गूंजती रही। उसने खुद से सवाल किया, क्या वह अपनी बाकी जिंदगी एक धोखे के साए में बिता दे, या अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेट कर कुछ नया बनाएगा? नीलम के विश्वासघात ने उसे तो तोड़ दिया था, लेकिन दूसरों का दर्द महसूस करने वाला उसका दिल अभी भी धड़कता था। दिल्ली की जिन तंग गलियों में वो ऑटो चलाता, वहां उसने लोगों को छोटी छोटी समस्याओं से जूझते देखा। कोई बिजली के बिल के लिए धक्के खा रहा था, कोई अपने बच्चे के स्कूल दाखिले के लिए परेशान था। रघु को नीलम की पढ़ाई के दौरान शिक्षा की अहमियत समझ आ चुकी थी। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा। रघु ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह दिन में ऑटो चलाता और शाम को अपनी गली के लोगों की मदद करता। उसने अपनी छोटी सी कमाई के कुछ गरीब बच्चों की स्कूल की फीस भरी और उन्हें मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसने गली में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र खोला, जहाँ लोग अपनी समस्या लेकर आते। रघु अनपढ़ों के फॉर्म भरता, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता और उनके हक के लिए लड़ता। धीरे धीरे उनकी नेकी की खुशबू फैलने लगी। लोग उसे ऑटो वाले रघु की जगह रघु भैया कहकर बुलाने लगे। उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब उसने एक गरीब महिला को उसके शराबी पति और पुलिस के अन्याय से बचाया। रघु ने थाने में अकड़कर एफआईआर दर्ज करवाई और उस महिला को इंसाफ दिलाया। ये खबर स्थानीय खबरों में छपी और रघु का नाम पूरे इलाके में चमक गया। बावजूद उसके रात के सन्नाटे में रघु का दिल खाली रहता। नीलम की यादें उसे अब भी कचोड़ती थी।
वह सोचता मैंने तो सब कुछ किया और बदले में मुझे क्या मिला, लेकिन वह अपने इस दर्द को लोगों की सेवा में डुबो देता। एक शाम रघु अपने केंद्र में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी वहां पर काले रंग की एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से खादी कुर्ता पहने एक व्यक्ति उतरा, जिसके साथ दो और लोग थे। वह व्यक्ति रघु के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, क्या आप ही रघु जी हैं? मैं राजवीर मल्होत्रा हूँ, जनसेवा पार्टी का सचिव। रघु ने हैरानी से पूछा, जी मैं ही रघु हूँ, लेकिन आप मुझसे मिलने यहाँ इस गली में? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, रघु जी, आपकी चर्चा अब सिर्फ इस गली में नहीं रही बल्कि पूरी दिल्ली में है। हमारी पार्टी चाहती है कि आप हमारे साथ जुड़े। अगले साल विधानसभा चुनाव है और हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी से एमएलए का टिकट लें। रघु के लिए यह किसी सपने जैसा था। वह हंस पड़ा। मल्होत्रा जी, मैं एक मामूली ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं नेता कब से बन सकता हूँ? राजवीर ने गंभीरता से कहा, रघु जी, आज जनता को नेता की नहीं, आप जैसे बेटे की जरूरत है। आपने बिना किसी संघर्ष के सेवा की है। ये मौका है कि आप अपना दायरा बढ़ाएं और सिस्टम का हिस्सा बनकर बदलाव लाएं। रघु ने पहले मना कर दिया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि अगर वह विधायक बन गया तो वह कितने स्कूलों की हालत सुधार सकता है, कितनों को न्याय दिला सकता है। आखिरकार उसने हाँ कर दी। रघु की जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल गई थी। ऑटो का स्टेयरिंग छोड़कर अब वह चुनाव प्रचार में जुट गया। उसे एक ऐसे इलाके से टिकट मिला जहां ज्यादातर मजदूर, रिक्शा चालक और छोटे दुकानदार रहते थे। रघु के लिए ये कोई नई जगह नहीं थी, ये उसका अपना परिवार था। उसका प्रचार अभियान सबसे अनोखा था। उसके पास बड़ी रैलियों के लिए पैसे नहीं थे। वह अपने उसी पुराने खटारा ऑटो में माइक लगा कर गलियों में घूमता। वो कोई झूठे वादे नहीं करता, बस इतना कहता कि मैं नेता नहीं, आपका रघु भैया हूँ। आपकी हर तकलीफ मैंने खुद जी है, मुझे एक मौका दो, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। उसके सामने एक बाहुबली नेता था, जिसके पास पैसा, गाड़ियाँ और गुंडे थे, और रघु के पास सिर्फ जनता का प्यार था। बच्चे उसके लिए दीवारें रंगते, औरतें उसके लिए दुआएं मांगती और युवा रात भर उसके लिए प्रचार करते। चुनाव के नतीजों का दिन आ गया। रघु अपने सामाजिक केंद्र में बैठा था। सैकड़ों लोग उसके साथ थे। टीवी पर जैसी खबर आई कि रघु भैया ने 15,000 वोटों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पूरा कमरा तालियों और नारों से गूंज उठा। रघु की आंखें नम थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, यह जीत मेरी नहीं, मेरे आंसुओं और उन लोगों के भरोसे की है। रघु अब विधायक रघु भैया बन चुका था। विधानसभा में अपनी पहली स्पीच में उसने कहा कि मैं यह राजनीति करने नहीं, सेवा करने आया हूँ। उसकी सादगी और काम करने के जज्बे ने उसे रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन जिंदगी अभी एक और इम्तिहान लेने वाली थी। एक दिन रघु अपने सरकारी दफ्तर में फाइलों में उलझा था कि तभी उसका निजी फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, अनजान नंबर था। जैसे उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, हेलो रघु, मुझे तुमसे मिलना है। वह आवाज नीलम की थी। रघु का दिल एक पल के लिए थम सा गया। वर्षों बाद वह आवाज़ सुनकर पुरानी यादें किसी तूफान की तरह उमड़ आई। उसने खुद को संभाला और बेहद ठंडे लहजे में पूछा, क्यों, अब क्या बाकी रह गया है मैडम? नीलम ने कहा, यह बात फ़ोन पर नहीं हो सकती, मैं कल तुम्हारे दफ्तर आ रही हूँ। रघु ने फ़ोन काट दिया, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठा। जिस नीलम ने उसकी गरीबी के कारण छोड़ा था, क्या आज वह उसकी सत्ता और शोहरत देकर वापस आना चाहती है, या फिर कोई नया खेल खेलने आ रही है? उस रात विधायक रघु को नींद नहीं आई। वह पूरी रात छत पर टहलता रहा, यह सोचता हुआ कि क्या वह नीलम को माफ़ कर पाएगा या फिर कल वह पुराना जख्म फिर से हरा हो जाएगा। रघु अब विधायक बन चुका था। दिल्ली की गलियों में उसका नाम हर जुबान पर था। लोग उसे विधायक जी नहीं बल्कि प्यार से रघु भैया कहकर पुकारते थे। विधानसभा में वह गरीबों की आवाज़ बनकर गूंजता और अपने इलाके में स्कूल, अस्पताल और साफ पानी के लिए दिन रात एक कर देता। उसकी सादगी ही उसकी ताकत थी। लेकिन नीलम का वह फ़ोन कॉल रघु के शांत मन में एक तूफान खड़ा कर गया था। वह सारी रात सोचता रहा कि आखिर नीलम अब उससे क्या चाहती है। अगले दिन रघु अपने सादे से दफ्तर में बैठा था। वहाँ ना कोई तामझाम था, ना एसी की ठंडक, बस एक पुरानी मेज, कुछ कुर्सियाँ और दीवार पर गांधी जी की तस्वीर। वह कुछ फाइलों में उलझा था कि तभी उसका सहायक घबराया हुआ अंदर आया। रघु भैया, बाहर एसपी मैडम आई है, कह रही है कि आपसे मिलना है। रघु का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने खुद को संभाला और कहा, उन्हें अंदर भेजो। दरवाजा खुला और नीलम अंदर दाखिल हुई। वह पुलिस की वर्दी में थी, वही वर्दी जिसका सपना उसने कभी रघु के साथ देखा था। एसपी की पूरी शान और रुतबा उसके चेहरे पर था, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा संकोच था। रघु ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, बैठो नीलम, क्या बात है? नीलम ने कुर्सी पर बैठते हुए सीधे कहा, रघु, मैं यहाँ किसी निजी वजह से नहीं बल्कि ऑफिशियल काम से आई हूँ। खुफिया विभाग को खबर मिली है कि तुम्हारे बढ़ते कम कदम और माफिया के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है।
रघु कड़वाहट से हंस पड़ा। वाह, ये क्या मजाक है नीलम, मेरी सुरक्षा और वह भी तुम्हारे भरोसे। जिसने मेरा दिल नहीं छोड़ा वह मेरी जान क्या बचाएगी। नीलम ने गंभीरता से कहा, यह कोई मजाक नहीं है मिस्टर एमएलए, ये मेरा फर्ज है, तुम चाहो या ना चाहो। प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे ये करना होगा। रघु ने नजरें फेर ली। एक तरफ उसका स्वाभिमान था जो नीलम को दूर रखना चाहता था, तो दूसरी तरफ खतरे की गंभीरता। उसने आखिर कहा कि ठीक है, अगर ये सरकारी आदेश है तो करो, लेकिन एक शर्त है, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाना, मेरे निजी जीवन में झांकने की कोशिश मत करना। नीलम ने सिर हिलाया और चली गई। अगले कुछ हफ्तों में रघु की जिंदगी कैद होकर रह गई। घर और दफ्तर के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ चुका था। सादी वर्दी में पुलिस वाले साएं की तरह उसके साथ रहते। रघु को यह सब अजीब लगता। वह अक्सर झुझला कर कहता, अरे भैया, मैं एक ऑटो वाला हूँ, मुझे कौन मारेगा। लेकिन एक रात वह वहम हकीकत में बदल गया। जब रघु अपने सामरिक केंद्र से लौट रहा था, सुनसान सड़क पर उसकी गाड़ी पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने पथराव और फायरिंग कर दी। गाड़ी के शीशे टूट गए और ड्राइवर को चोट आई। रघु बाल बाल बचा। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इस घटना ने रघु को अंदर तक हिला दिया। अगले दिन नीलम गुस्से में तमतमाती हुई उसके दफ्तर आई। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी रघु, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारी सुरक्षा और सख्त कर रही हूँ। रघु ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा कि जो ठीक लगे करो। अब नीलम पूरी तरह एक्शन में थी। वह रघु की सुरक्षा के लिए रात भर जागती, मीटिंग्स करती और हर खतरे को रघु तक पहुंचने से पहले ही भाप लेती। एक दिन रघु को एक बड़ी रैली संबोधित करनी थी। भीड़ बेकाबू हो रही थी। नीलम यह खुद सुरक्षा घेरे का नेतृत्व कर रही थी। अचानक भीड़ में से किसी ने रघु की तरफ एक भारी पत्थर फेंका। इससे पहले कि पत्थर रघु को लगता, नीलम बिजली की तेजी में बीच में आ गई। पत्थर उसके हाथ पर लगा और खून बह निकला, लेकिन उसने रघु को खरोच तक नहीं आने दी। सुरक्षा जगह पहुंचने पर रघु ने हैरान होकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया नीलम, तुम्हें चोट लग गई है। नीलम ने दर्द छुपाते हुए कहा, यह मेरा फर्ज है रघु। लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द और फिक्र थी वह फर्ज से भी कहीं बढ़कर थी। रघु का दिल पसीजने लगा था, लेकिन दिमाग अब भी उसे सावधान कर रहा था। एक रात जब रघु दफ्तर में देर तक काम कर रहा था, नीलम वहां पहुंच आई। माहौल में सन्नाटा था। नीलम ने धीमी आवाज में कहा, रघु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, सुरक्षा के बारे में नहीं, हमारे बारे में। रघु ने सख्त लहजे में कहा, नीलम, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। जो था वह तुम बहुत पहले खत्म कर चुकी हो। नीलम की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसकी आवाज़ कांप उठी। रघु, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। उस वक्त मैं अपनी ताकत और तख्त और झूठी शान में अंधी हो चुकी थी। लेकिन आज जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मेहनत, तो मुझे अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा घिन आती है। क्या हम रघु अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने नीलम की आंखों में देखा और सपाट आवाज में कहा, नीलम, टूटे हुए कांच और टूटे हुए विश्वास कभी नहीं जुड़ते। तुम्हारा पछतावा शायद सच्चा हो, लेकिन मेरे जख्म इतने गहरे हैं कि अब वे भर नहीं सकते। तुम अपनी ड्यूटी करो और मुझे मेरा काम करने दो। नीलम चुप रह गई। उसने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे चली गई। रघु ने उसे जाते हुए देखा। उसका मन भारी था, लेकिन उसे पता था कि उसने सही किया। महीने बीतते गए। रघु ने खुद को पूरी तरह काम में डुबा लिया। उसने अपने इलाके में एक बड़े मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया। उद्घाटन के दिन रघु की मुलाकात वहां की मुख्य डॉक्टर डॉक्टर पूजा शर्मा से हुई। पूजा एक सुलझी हुई और संवेदनशील डॉक्टर थी। उसने विदेश में पढ़ाई की थी, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अपने देश की सेवा करने लौटी थी। जब रघु ने उससे हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो पूजा ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, विधायक जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आज के ज़माने में आप जैसे नेता कम ही मिलते हैं। रघु ने पूजा की आंखों में एक अलग सी चमक और सच्चाई देखी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा, मैं तो बस जनता का कर्ज उतार रहा हूँ। असली भगवान तो आप लोग हैं जो दिन रात लोगों की जानें बचाते हैं। उस पहली मुलाकात में ही हवाओं का रुख बदलने लगा था। जहाँ नीलम एक बीता हुआ तूफानी कल थी, वहीं पूजा एक शांत और उम्मीद भरी सुबह की तरह रघु की जिंदगी में दस्तक दे रही थी। उस मुलाकात के बाद रघु और डॉक्टर पूजा के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। पूजा अक्सर स्वास्थ्य केंद्र की जरूरतों और सुझावों के लिए रघु से मिलने आती। रघु को पूजा की मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह न केवल एक बेहतरीन डॉक्टर थी, बल्कि एक सुलझी हुई इंसान भी थी। उसकी हंसी में खनक थी और बातों में गहराई। रघु अनजाने में उसकी सादगी की ओर खिंचता चला गया। समय के साथ उसकी प्रोफेशनल जान पहचान एक गहरी दोस्ती में बदलने लगी। पूजा अब अक्सर रघु के सामाजिक केंद्र में आती और बच्चों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच करती। एक दिन जब पूजा बच्चों को दवाइयाँ टॉफियाँ बांट रही थी, रघु से एक टक देखता रह गया। उसके मन में ख्याल आया, यह महिला कितनी अलग है ना, कोई दिखावा नहीं, ना कोई अहंकार, सिर्फ सच्चाई और सेवा भाव। एक शाम स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बेंच पर बैठकर दोनों कुल्हड़ वाली चाय पी रहे थे। ढलते हुए सूरज को देखते हुए पूजा ने अचानक पूछा, रघु जी, आप दिन रात दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के जख्म भरते हैं, लेकिन कभी अपने लिए सोचा है, अपनी खुशी के लिए? रघु ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। पूजा जी, एक वक्त था जब मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा था, अपने छोटे से परिवार के लिए, लेकिन किस्मत को वह मंजूर नहीं था।
अब दूसरों की मुस्कान में ही मुझे अपनी खुशी मिल जाती है। पूजा ने उसकी आंखों में झांका, बहुत धीमे स्वर में कहा, रघु जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। खुश रहने का हक आपको भी उतना ही है जितना किसी और को। उस रात रघु को नींद नहीं आई। पूजा के शब्द उसके दिल में उतर गए थे। उसे एहसास हुआ कि उसके दिल के किसी कोने में, जो सालों से बंजर था, वह फिर से कोई फूल खिलने लगा था। वह पूजा के लिए कुछ खास महसूस करने लगा था। लेकिन फिर अतीत का डर सामने आ खड़ा होता। नीलम के दिए धोखे ने उसे प्यार पर भरोसा करने से डरा दिया था। उधर पूजा भी रघु की सादगी और उसके जुनून पर अपना दिल हार बैठी थी। वह जानती थी कि रघु के दिल पर गहरे घाव हैं और वह आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करेगा। उसने तय किया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगी, बल्कि धीरे धीरे उसका विश्वास जीतेगी। कुछ हफ्तों बाद रघु के इलाके में एक बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम था। पूजा ने वहाँ एक बड़ा मेडिकल कैंप लगाया था। शाम को जब भीड़ खत्म हुई और कार्यक्रम खत्म हो गया तो पूजा ने रघु को रोका। उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, रघु जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। रघु ने हैरानी से पूछा, पूजा जी कहिए। पूजा ने अपनी धड़कनों को काबू किया और बोली, रघु, मैं जानती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। शायद आपका विश्वास रिश्तों से उठ चुका है, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपकी सादगी में से, आपकी अच्छाई से प्यार करती हूँ। रघु सुन रह गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसने पूजा की ओर देखा। वहाँ वो सच्चाई थी जो उसने कभी नीलम की आंखों में देखी थी। लेकिन क्या ये सच था? रघु ने कांपती आवाज़ में कहा, पूजा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरे अतीत ने मुझे डरना सिखा दिया है। मैं दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं रखता। पूजा ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और भरोसे के साथ बोली, रघु जी, मैं आपका बीता हुआ कल नहीं बदल सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ, अगर आपने मुझे मौका दिया तो आपका आने वाला कल कभी सुना नहीं होगा। मैं आपके जख्म कुरेदने नहीं, उन मरहम बनने आई हूँ। रघु की आंखें नम हो गई। उसका डर पूजा के विश्वास के आगे पिघल गया। उसने पूजा को गले लगाया और भराई आवाज़ में कहा, पूजा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। समय बीतता गया और उनका रिश्ता गहरा होता गया। पूजा के प्यार ने रघु के पुराने जख्मों को भर दिया था। वह फिर से खुलकर हंसने लगा, जीने लगा। एक सुनहरी शाम रघु ने पूजा को अपने सामाजिक केंद्र में बुलाया। वहाँ गली के बच्चे बुजुर्ग उसके साथ ही मौजूद थे। रघु ने माइक हाथ में लिया और कहा, दोस्तों, आज मैं सबके सामने एक खास इंसान से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। वह मंच से नीचे उतरा और पूजा के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने पूजा की आंखों में देखकर कहा, पूजा, जब मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था, तुम रोशनी बनकर आई थी। तुमने इस टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखाया है। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूजा की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। उसने हाँ में सिर हिलाया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद एक बेहद सादे समारोह में रघु और पूजा की शादी हुई। ना कोई बैंड बाजा, ना कोई दिखावा। वहाँ सिर्फ अपनेपन का माहौल था। मेहमानों में बड़े नेता नहीं, बल्कि गली के रिक्शा वाले मजदूर और बच्चे थे। रघु ने पूजा को मंगलसूत्र पहनाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी भर साथ निभाने का वचन दिया। भीड़ के कोने में एक शख्सियत ये सब चुपचाप देख रही थी, नीलम। वह अपनी पुलिस की जीप के पास खड़ी थी। उसने देखा कि रघु कितना खुश है, वैसी खुशी जो उसने रघु के चेहरे पर बरसों पहले खुद देखी थी। नीलम की आंखों में एक अजीब सा भाव था, शायद एक मीठा दर्द और इस सुकून की रघु अब संभल गया है। उसने मन ही मन रघु को दुआ दी और अपनी टीम के साथ वहां से चुपचाप चली गई। उसने समझ लिया कि रघु की कहानी में अब उसका किरदार सिर्फ एक रक्षक का है, हम सफ़र का नहीं। रघु और पूजा की जिंदगी अब प्यार, विश्वास और सेवा से चलने लगी। रघु एक बेहतरीन विधायक था और पूजा एक समर्पित डॉक्टर। दोनों ने मिलकर अपने इलाके को एक मिसाल बना दिया। ये कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि जिंदगी में ताज, कुर्सी, वर्दी, पैसा सब कुछ मिल सकता है, पर वह सुकून नहीं मिलता जो किसी सच्चे रिश्ते के साथ में मिलता है। सपने पूरे होना खुशी की बात है, लेकिन अगर उस सफलता की चमक किसी के त्याग को धुंधला कर दे तो वह चमक भी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। रघु जैसे व्यक्ति दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, जो अपने सपनों को त्याग कर किसी और के सपने में रंग भरते हैं। सफलता के रास्ते में अक्सर हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, इतने तेज कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं मिलता। पर सच यही है कि अगर पीछे खड़े लोग ही साथ ना रहे तो मंजिल पर पहुंचकर भी इंसान अकेला महसूस करता है। इंसान की असली जीत वही है जब वह आगे बढ़े तो अपने साथ चलने वालों को हाथ थाम कर आगे बढ़े, ना कि उन्हें छोड़कर। क्योंकि जो साथ हमें कठिन रास्तों में संभाले रखते हैं वही असल में हमारी ज़िंदगी के सुख दुख के सच्चे साथी होते हैं। जो व्यक्ति सफलता के साथ ज़मीन छोड़ दे वो ऊंचाई नहीं, गिरावट है। और जो सफलता के बावजूद विनम्र रहे, अपने लोगों की कीमत समझे, वही वास्तव में महान कहलाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।